नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। दंगों पर सियासत करना नेताओं का शगल बन गया है। वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण भी किया जाता है और तुष्टीकरण की राजनीति कभी कभी विकास पर हावी हो जाती है और नेताओं को विकास से कोई सरोकार नहीं रहता, बल्कि उन्हें वोट बैंक की चिंता सताती रहती है। कुछ ऐसी पॉलिटिक्स 13 साल बाद गोपालगढ़ दंगों पर हो रही है। 13 साल बाद फिर से गोपालगढ़ दंगों का जिन बोतल से बाहर आया है और ये जिन ऐसे वक्त पर बाहर लाया गया है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा विदेश दौरे पर गए थे। विदेशों में राजस्थान में निवेश के लिए उद्योगपतियों से मुलाकात और राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित करने के लिए गए थे। और ऐसे में सवाल यही है कि आखिर राजस्थान के विकास के लिए हो रही मेहनत किसे नहीं पच रही और कौन नहीं चाहता राजस्थान देश में नंबर 1 बने। क्या वोट बैंक की खातिर तुष्टीकरण की राजनीति जरूरी है और तुष्टीकरण की राजनीति कब तक होती रहेगी? आज बात इसी खास मुद्दे पर। कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ। षड्यंत्रकारियों ने जाकर के वहां के लोगों में जहर भरा था। और माननीय भजनलाल शर्मा जी हिम्मत दिखा करके पूरे समय वहां डटे। जिन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी लोग उनसे मिल गए हैं जिन्होंने ये कहा था कि चीन से मिलकर के हम धारा 370 वापस कश्मीर में लगवाएंगे। बेहद अहम मुद्दा है। शुरुआत लक्ष्मीकांत जी आपसे ही करते हैं। गोपालगढ़ कांड का ये जो जिन बोतल से बाहर निकला है, क्या वाकई में किसी को चिंता? सबसे अहम सवाल यह है कि जब विकास या कोई बेहतर काम होते हैं उसका जिक्र कोई नहीं करता, लेकिन जब इस तरह के दंगे होते हैं तो आप वक्त वक्त पर उसे बाहर लेकर आते हैं और 14 साल बाद आज इसका जिक्र करना, इस पर सवाल उठाना, क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उस वक्त भी थे और उसे लेकर ही यह सवाल उठ रहा है। क्या लाजमी, किसका फायदा इससे और क्यों यह मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए श्वेता, ये सोची समझी रणनीति के तहत है और जैसा कांग्रेस पार्टी का चरित्र है और जैसा कांग्रेस पार्टी का इतिहास है, उससे आम जनता को स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा क्यों उठाया होगा। देखिए, इसकी पृष्ठभूमि में जाऊं उससे पहले मैं 2 शब्द आपको इस मुकदमे में कहना चाह रहा हूं कि ये जो अधिवक्ता कोर्ट में गए हैं ये कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम लोग यूनिवर्सिटी के जमाने से उनको जानते हैं और वो कोर्ट में गए हैं तो वो क्या अभियोजन पक्ष है? ये कोर्ट में किसी को अगर किसी मुकदमे के सिलसिले में किसी की जमानत खारिज करने के लिए जाना होता है तो अभियोजन पक्ष जाता है। तो क्या वो अभियोजन पक्ष है? अगर आप वहां कोर्ट में गए हो तो इसका मतलब साफ है कि आप केवल इस मुद्दे को राजनीतिक चर्चा के दौरान लाना चाहते हो, इसलिए कांग्रेस के समर्थन के साथ आप वहां पर मुद्दे पे गए हो। देखिए, ये मुद्दा, इसका हम जिक्र करें उसके पहले इसकी पृष्ठभूमि में जाना बहुत जरूरी है श्वेता, क्योंकि 13 साल पहले जो राजस्थान के गोपालगढ़ में घटा था उसको तो याद करके भी राजस्थान की जनता सिहर जाती है। कौन भूल सकता उस मंजर को कि वहां पर हिंदुओं के नरसंहार के लिए 10,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई थी और किस तरह वहां गोलीकांड हुआ था। वहां गोलियां चलाई गई थी और लोगों को एक नरसंहार की तरह उनको मारने के लिए मजबूर करने की कोशिश की गई थी। लेकिन ये भला हो भजनलाल शर्मा जी का, जवाहर बेगम जी का, अनिता सिंह जी का, कि उस वक्त वहां पर गए और जाकर उन्होंने स्थिति को संभाला। और ये देखिए, ये बात यहां नहीं रुकती। आपको ध्यान होगा उस प्रकरण के समय कि वहां पर जब 2 समुदाय उनकी आपस में मीटिंग हो रही थी तो हिंदू समाज की तरफ से वहां भजनलाल शर्मा, अनिता सिंह और जवाहर बेगम के साथ साथ 10, 12, 15 भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर थाने में बैठे थे और सामने की तरफ से जाहिदा खान और वहां पर 20-22 लोग और भी थे। जब इनका आपस में समझौता हो गया उसके बाद भी बाहर जाकर 10,000 से ज्यादा समुदाय विशेष के लोगों की, दंगाइयों की भीड़ ने वहां गोलीबारी शुरू की और हमारे माली समाज के, सैनी समाज के एक बंधु की आंख में गोली लग गई। उसके बाद जब भजनलाल शर्मा जी ने प्रशासन के ऊपर दबाव बनाया कि ऐसे हिंदुओं को नहीं मार सकते हो, ऐसे हिंदुओं को नरसंहार के लिए आप छोड़ नहीं सकते हो, तो भजनलाल शर्मा जी के दबाव में वहां पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन उस कार्रवाई को रुकवाने का काम कांग्रेस पार्टी के लोगों ने किया, क्योंकि सामने समुदाय विशेष के लोग थे। जाहिदा खान वहां मौजूद थी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के फोन घनघना रहे थे एसपी कलेक्टर के पास। मजबूर होकर जब लगा कि नरसंहार होगा हिंदुओं का, वहां गुर्जर समुदाय, माली समुदाय के लोगों का, तो वहां पर एसपी ने फायरिंग की और उसमें 10 दंगाई मारे गए। आप देखिए, तब 10 दंगाई मारने के बाद वहां स्थिति को नियंत्रित किया गया। तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका हिंदुओं को बचाने के लिए अगर किसी की थी तो वो भजनलाल शर्मा जी थे और आज उनकी वजह से वहां जो अल्पसंख्यक हिंदू है वो बच पाए थे उस दंगे के कारण। और
आपको ध्यान होगा उस पृष्ठभूमि को भी कि कांग्रेस की सरकार थी और ये घटना हुई थी तो पूरे देश में बवाल मच गया था, क्योंकि मरने वाले दंगाई किसी एक समुदाय विशेष के थे और एक चोरी की बाइक पर बैठकर उत्तर प्रदेश के रास्ते राजस्थान में राहुल गांधी मुंह पे पट्टा बांध के आए थे। दैनिक भास्कर के ऊपर फ्रंट पेज पे उसकी फोटो छपी थी। और ये कौन नहीं जानता कि उस वक्त सोनिया गांधी बड़ी अशोक गहलोत पर नाराज हुई थी और उनको हटाने की बात भी उस वक्त चल रही थी, क्योंकि दंगाई मरने वाले एक समुदाय विशेष के थे। ये भजनलाल शर्मा जी थे जिन्होंने उन दंगाइयों को नरसंहार होने से रोका था। बिल्कुल, ये पृष्ठभूमि आपने बताई। और आज के वक्त में सिर्फ इसलिए कि वो विदेश दौरे पर है, जापान दौरे पर सीएम गए हैं, इसलिए अब जो बात यह है कि एक व्यक्ति राजस्थान का मुख्यमंत्री है और वो विदेश जाएंगे राजस्थान में निवेश लाने के लिए, राजस्थान समिट के लिए। वो 10-15 दिन पहले से न्यूज़पेपर्स में आ रहा है, आप टीवी चैनल्स पे दिखा रहे हैं, तब कोई बोला नहीं। वो जब यहां से विदेश दौरे के ऊपर गए तो कई सारे मंत्री, विधायक, हम सब लोग उनको छोड़ने के लिए गए, तब कोई बोला नहीं। जब वो चले गए उसके बाद यहां कोर्ट में एक याचिका लगाई गई जिसमें कहा गया कि इनकी जमानत रद्द कर दी जाए क्योंकि ये शर्त के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आज इनको दर्द किस बात का है? दर्द इस बात का 2 कारणों से है कि भजनलाल शर्मा जी के ऊपर तब भी जब मुकदमा दर्ज कराया गया था तब भी उसका कारण यह था कि वो हिंदू समाज के साथ खड़े थे, और आज जब वो मुख्यमंत्री हैं तब कांग्रेस पार्टी को 2 कारणों से दर्द है कि एक तो पुरानी आग क्योंकि वो हिंदू समाज के साथ खड़े थे, और दूसरा कि राजस्थान में निवेश लाकर राजस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प जो लेकर आए हैं वो भी कांग्रेस को आज पच नहीं रहा। चलिए, आपने 14 साल पहले कभी पूरे वाकया का जिक्र किया लक्ष्मीकांत जी, और आपने आज की भी बात कही कि क्या उद्देश्य हो सकता है। और अब राजेंद्र जी, जवाब इस बात का कि कांग्रेस आज 14 साल पहले के इस दंगे पर भजनलाल शर्मा को लेकर जो बात कह रही है, जो बयानबाजी का दौर जारी है, क्यों? क्या वाकई में जो 2 वजह ये बता रहे हैं ये है, या कांग्रेस का अपना मंतव्य है और इस वजह से इस तरह के बयान भी आ रहे हैं? क्या वाकई में नियम विरुद्ध है? क्योंकि अभिनव जी मैं उनसे बिल्कुल स्पष्ट तौर पर समझूंगी भी। जी श्वेता जी, देखिए, न्यायपालिका सर्वोपरि है और कोर्ट की अवमानना हो, चाहे कोर्ट की अवहेलना हो, चाहे जमानत की शर्तों का, सशर्त शर्तों का उल्लंघन हो, ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर मसला है। मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति जो संवैधानिक पद के ऊपर बैठा हुआ है, और अगर आपने वैसे तो बहुत बढ़िया हेडलाइन बनाई है इस पूरे टॉपिक की, लेकिन मैं आपको एक बेसिक बात बताना चाहता हूं। अगर आपने मुख्यमंत्री जी का जो चुनाव के दौरान जो एफिडेविट था ना वो पढ़ा होता ना तो शायद ये हेडलाइन आप नहीं बना पाते, क्योंकि उसमें लिखा हुआ बाकायदा कि कब मामला हुआ, किस कोर्ट से जमानत हुई, क्या आरोप तय हुए, क्या हुआ। अब आप मेरे को एक बात बताइए, एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि अगर कोई व्यक्ति, पहली बात तो ये हमारे यहां पे चलता है कि संविधान से ऊपर कोई नहीं है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, न्यायपालिका सर्वोपरि है। एक मुख्यमंत्री जैसे संवैधानिक पद पे बैठा व्यक्ति जो गृह मंत्री भी है, उस व्यक्ति ने एक सामान्य प्रक्रिया जो कि कानूनी प्रक्रिया है उसका खुलेआम उल्लंघन किया। आज अगर ये बात कही जा रही है तो ये क्यों पीड़ा हो रही है भाई? जो चीज सार्वजनिक है वो हर एक देश के, प्रदेश के, दुनिया के सबको पता है कि ये आरोप इन पे हैं और ये इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं। आज मुझे एक बात बताइए, कह रहे हैं साहब 14 साल गोपाल कांड और बड़ा अच्छा काम करने जा रहे हैं। हम कहते हैं मुख्यमंत्री हर महीने जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो एक कानूनी प्रक्रिया है, जो कोर्ट के अंदर जाके, वकीलों के अंदर जाके अपने कानून विशेषज्ञों से सलाह लेकर, मुझे एक बहुत ही अजीब सा लगता है। ये क्या संदेश देना चाहते हैं आम जन को? एक कॉमन मैन क्या संदेश लेगा? आपने जो सवाल उठाया है कोर्ट की प्रक्रिया का उल्लंघन करके विदेश चले जाते हैं, तो एक आम आदमी के ऊपर आज अगर होता तो आप क्या कहते कि नहीं साहब इसको जेल में डाल देना चाहिए? कानून नियम की आप बात कर रहे हैं, कोर्ट कानून नियम की बात। अभिनव शर्मा जी, अब जरा स्पष्ट कीजिए, क्योंकि ये बार बार कहा जा रहा है कि संवैधानिक पद पर है, मुख्यमंत्री है, ऐसा कैसे कर सकते हैं, और क्योंकि मामला उनके खिलाफ रहा है, क्या नियम क्या कहता है? क्या वाकई में नियम का उल्लंघन है? आपके माध्यम से सभी देखने वाले दर्शकों को एक बात बता देता हूं जी, कि 3 शर्तें उसके अंदर जमानत में लगाई गई थी, जो अग्रिम जमानत जिसके आधार पर ये प्रार्थना पत्र लगा है। एक बात तो लक्ष्मीकांत जी ने यहाँ कही कि जो लगाने वाले व्यक्ति हैं वो न तो प्रोसिक्यूशन है, और उससे भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि न वो कंप्लेनेंट है, मूल परिवादी भी नहीं है। इस केस के मूल परिवादी तत्कालीन एसएचओ थे और एडिशनल एसपी और डीवाईएसपी थे जो वहां घटनास्थल पर थे, तो वो मूल परिवादी भी नहीं है, न ही वो किसी पीड़ित पक्षकार के, जो उसके अंदर जिनके लिए ये प्रोसिक्यूशन चल रहा है उनमें से किसी के वकील हैं। तो ये अनकनेक्टेड पर्सन्स हैं जिन्होंने आकर के एक एप्लीकेशन फाइल करी। मैं समझता हूं, देखिए, न्यायिक प्रक्रिया में ये शर्त थी कि वे भारत की सीमाओं को छोड़कर न जाएं बिना अनुमति के।
यानी न्यायालय ने उनको पासपोर्ट सरेंडर करने के लिए कभी नहीं कहा, वरना शर्त ये होती कि आप अपना पासपोर्ट संबंधित थाने में जमा कराएंगे, आप बाहर विदेश कभी नहीं जाएंगे। और ऐसी शर्त न होने से ये न्यायालय ने स्वयं भी माना था कि ये विदेश जा सकते हैं परंतु अनुमति लेकर के। और ऐसी शर्त तब लगाई जाती है श्वेता जब कोई आरोपी व्यक्ति फ्लाइट रिस्क, एक अंग्रेजी में वर्ड है, कि वो भाग जाएगा। अब जैसे आपके यहां से कुछ बड़े बड़े लोग भाग करके या तो लंदन में या साउथ अफ्रीका में जाकर के दुबक गए हैं और वापस नहीं आ रहे हैं। यहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं वकील जो लोग उसको देख रहे हैं प्रक्रियागत तरीके से, उनके एंड पे चूक हुई। और ये चूकी, जैसा अभी कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय ने कहा, ये डिस्क्लोजर था, उनकी भी संज्ञान में था। हो सकता है मानवीय भूल के कारण चूक हुई हो, लेकिन जिन वकीलों को या लीगल टीम को इसका ध्यान रखना चाहिए था, उनके एंड पे कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हुई है। न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र लग सकता था, लेकिन अगर नहीं लगा तो उसकी वजह से अब ये केवल एक राजनीति का विषय है जिसमें कोर्ट को घसीटा जा रहा है एक प्रार्थना पत्र डाल के, क्योंकि जब तक वो आएंगे तब तक न्यायालय की छुट्टी है, 3 दिन 4 दिन न्यायालय बंद है। और अगर यदि माननीय भजनलाल जी के बिहाफ पर आज भी न्यायालय के अंदर एक प्रार्थना पत्र उनके वकील महोदय लगाना चाहें, तो चूंकि न्यायालय अवकाश पर है अगले 3 दिन के लिए, तो प्रार्थना पत्र पेश नहीं हो सकता। यह निश्चित तौर पर एक मानवीय चूक हुई है, लेकिन अनुमति के साथ अगर वो चले जाते तो इसका विषय का बतंगड़ ही नहीं बनता। यहाँ तो बात का विषय को एक राजनीतिक ठीक है, आपने एक बात ये कही कि अगर अनुमति फ्लाइट रिस्क नहीं है। देखिए, एक श्वेता सबसे बड़ी बात समझिए, तो नहीं था ना, नहीं, आप इससे भी बड़ी बात समझिए कि न्यायालय के समक्ष अब इस प्रार्थना पत्र पर जब 24 को जाना है तो विषय का विषयांतर आएगा। विषयांतर ये है कि उस वक्त भजनलाल एक सामान्य कार्यकर्ता थे, वहां के एक जिला अध्यक्ष थे, आज भजनलाल एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीय मुख्यमंत्री हैं और वो राज्य के हित में, राज्य की जनता के हित में निवेश के उद्देश्य से गए हैं, भाग करके कोई सैर सपाटे के लिए नहीं गए हैं, वो किसी पिकनिक स्पॉट पर नहीं गए हैं, और वहां पर भी वो राजकीय कार्य कर रहे हैं और राजकीय कार्य करके निवेश लेकर के आएंगे। उनका जाना तय था और उनका आना भी तय है। यदि ऐसा स्थिति होती कि भजनलाल चले गए या वापस कभी नहीं आने वाले, तब तो ये विषय तो फिर ये जो मुद्दा बनाया जा रहा है ये फिर राजनीतिक है, मैं नहीं समझता। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पॉलिटिकल पार्टीज न्यायालय की, जिसे कहते हैं ना, पुटिंग अ फीट ऑन द चेस्ट ऑफ द कोर्ट एंड डूइंग अ पॉलिटिक्स, दिस इज एब्सोल्युटली अनफेयर। न्यायालय की छाती पे पैर रख करके राजनीति ना करें, ये गलत है। ये बिल्कुल स्पष्ट कह सकते, स्पष्ट शब्दों में अभिनव शर्मा जी ने बताया कि क्या होता है, क्या होना चाहिए था, क्या हो सकता है, लेकिन ये कुछ गलत नहीं है जो हुआ, या मुख्यमंत्री गए। और ये भी ठीक है क्योंकि सीएम होने के नाते वो गए हैं, घूमने नहीं गए हैं। और राइजिंग राजस्थान जिसके हम बात कर रहे हैं, निवेश की बात कर रहे हैं, राजस्थान के विकास की बात कर रहे हैं, तो जब ऐसी बात होती है तो इसमें तो विपक्ष को भी साथ आना चाहिए कि अच्छा है, निवेश आएगा, राजस्थान मजबूत होगा, विकास यहां पर होगा, आम जन के लिए सिर्फ हम बातें ना करें, कुछ काम भी कर लें। देखिए, विपक्ष राजस्थान का या देश का सकारात्मक होता तो इतनी बात ही नहीं होती। आप देखिए, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अभी 2 बड़े नेता देश से बाहर हैं। एक मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी देश से बाहर है, जिनका बाहर जाने का उद्देश्य अपने प्रदेश में निवेश लाना और यहां पर राइजिंग राजस्थान के माध्यम से उन्नति करना, तरक्की करना है। एक दूसरे नेता भी हैं जो नेता प्रतिपक्ष है भारत के, वो भी विदेश हैं। वो विदेश में भारत विरोधी ताकतों से मिलते हैं, भारत की खिलाफत करने वाले लोगों से मिलते हैं, और उनके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा करता कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति। जो पीओके में जाकर पाकिस्तान का समर्थन करती है, कश्मीर पाकिस्तान को देने की बात करती है, उस संसद से जाके मिलते हैं जो खुलेआम। यह इतिहास का पहला ऐसा मामला है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ इंडिया भारत के बाहर जाकर घोषित भारत विरोधी के साथ मीटिंग करते हैं, उनके ऊपर कोई बात नहीं करती। लेकिन जो प्रदेश में निवेश लाना चाहते हैं, जिनका सकारात्मक रुख है, जो एक बड़े उद्देश्य के साथ जा रहे हैं, 1 मिनट का भी आराम नहीं है, वहां जाने के साथ ही, उतरने के साथ ही राजस्थान का हित सोच रहे हैं, और वहां उतरने के साथ ही राजस्थान के हित में निर्णय ले रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। और कल उनका प्रस्तावित वापस भी आना है, जाने और आने की टिकट्स बनी हुई हैं, उनका भव्य स्वागत जाते वक्त भी और आते वक्त भी होगा। सबके संज्ञान में यह मामला है। उस मामले को पॉलिटिसाइज करके जिस तरीके से ये हवा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे कारण 2 मैंने आपको पहले भी बताया, फिर दोबारा बता रहा हूं। पहला कारण उसका
कि जब वो दंगाई हुए, जो दंगाई थे वो एक समुदाय विशेष के थे जिसकी पीड़ा आज भी कांग्रेस पार्टी को है, जिसके कारण जिन्होंने हिंदुओं की जान बचाई वो भजनलाल शर्मा जी और वहां के तब के एसपी और कलेक्टर कृष्ण कुणाल और ढेंगलाज दान, उनको सस्पेंड किया कांग्रेस पार्टी की सरकार ने। और दूसरा बड़ा कारण आज ये सबके सामने है कि राजस्थान के निवेश को रोकना चाहती है कांग्रेस, जो अपने कार्यकाल में कभी 1 रुपए का निवेश नहीं ला पाई। इन दोनों सवालों का जवाब ही राजेंद्र जी, क्योंकि ये जो आरोप है, ये 2 सवालों को लेकर जो 2 पॉइंट बार-बार लक्ष्मीकांत जी जिक्र कर रहे हैं, ये आरोप है जो कांग्रेस पर है, इसका जवाब दे दीजिए। क्या वाकई में अगर निवेश आता है तो कांग्रेस को क्यों नहीं अच्छा लगेगा? ये किस तरह के पॉइंट है, ये क्यों आरोप लगा रहे हैं? काय का आरोप लगा रहे हैं? हम तो यही कह रहे हैं ना कि कोर्ट की अवमानना की है, कोर्ट से अनुमति ले। अभिनव जी ने जो कहा, उन्होंने कहा ना कि डाउट है, उन्होंने कहा मानवीय त्रुटि हुई है, मानवीय त्रुटि हुई है ना, हुई है तो आप बताइए, एडीजी कोर्ट ने सभी पक्षकारों से जवाब मांगा है, 24 सितंबर को सुनवाई है। अब बताइए क्या कोर्ट गलत है या हम गलत है? बताइए, हमने वही तो मुद्दा उठाया ना, जो भूल हुई है आप उस भूल को स्वीकार कीजिए, गलती मानिए अपनी। हम कहां कह रहे हैं आप जाइए विदेश में, पूरे विदेश में रहिए, निवेश लाइए, सब कुछ कीजिए, लेकिन एक बेसिक चीज जो एक प्रदेश के मुखिया को करनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आप राजस्थान सुरक्षित हाथों में क्या बताइए, जो कानून की बेसिक प्रक्रिया को नहीं समझते, वो कह रहे हैं कि साहब राजस्थान सुरक्षित हाथों में। मैं कह रहा हूं लेकर कह देंगे क्या ये बहुत बड़ा सुरक्षित नहीं है राजस्थान, सिर्फ इस बात पे बड़ा फेलियर है श्वेता जी, बड़ा फेलियर है। जो कानूनी प्रक्रिया नहीं समझे, जिनके पास कानूनी जानकारों की टीम नहीं हो, वो मुख्यमंत्री है इस देश के, इस प्रदेश के। आप देखिए, बहुत छोटी सी बात है, हम उनके लिए कुछ नहीं कह रहे, हो सकता है उनको उसके अंदर रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। जो प्रक्रिया थी उस प्रक्रिया का उन्होंने उल्लंघन किया। उनको कहा गया था कि बिना अनुमति के देश की सीमाओं को ना छोड़े और उन्होंने छोड़ी है, तो उसी बात का सवाल है, अदरवाइज कोई बात नहीं है। वो निवेश लाए, सब कुछ करे, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, हम उनको शुभकामनाएं देते हैं, लेकिन ये बार बार गंदी राजनीति करके और आरोप जो लगाते हैं ना, यहाँ पे आपने इनको पूरा का पूरा प्लॉट दे दिया। मैं कह रहा हूं आपने वर्जन चलाए, मतलब गृह राज्य मंत्री का वर्जन चलाया, आपने शिक्षा मंत्री का वर्जन चलाया, हमारे किसी नेता का वर्जन चलाया क्या? ये गलत बात है श्वेता जी, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। और ये बोलिए ना आप, मैं कह रहा हूं ना, विशुद्ध रूप से मैं कह रहा हूं वर्जन चलाना किसी का नहीं चलाना, क्यों ये आप नहीं तय करेंगे, ये जो डिबेट है ना, ये डिबेट हम क्यों कर रहे हैं? ये डिबेट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने गलती की है, उनके पार्ट में गलती हुई है, इसीलिए अभिनव जी है, वरना तो मैं फिर बीजेपी से ही बात करती हूँ। मैं सिर्फ लक्ष्मीकांत जी को बोलते रहे, आप इस तरह के आरोप नहीं लगा सकते। हम इस बात को तूल नहीं दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से बार-बार होता है, आपके पक्ष में बात होगी तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है, और अगर आपके पक्ष में नहीं होगी तो आपको कुछ भी चीज कमी लगेगी, आप सवाल उठाने लगते हैं। कांग्रेस को कमजोर है, कांग्रेस के किसी नेता का वर्जन चलाया क्या? जवाब दे रहे हैं, सुनिए भी तो, आप सुनिए नहीं रहे। ये कर दिया, वो कर दिया। एक चीज मैं कहना चाहता हूं अभिनव जी, देखिए क्या होता है, वाद विवाद का विषय तो बन गया है और वो हो भी रहा है, और निश्चित तौर पर कांग्रेस को एक बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी वाला समय मिल गया, क्योंकि एक चूक हुई, एक त्रुटि हुई, माननीय न्यायालय का आदेश था, उसकी पालना हो रही है। मुख्यमंत्री हैं, जवाहर सिंह जी बेडम साहब हैं, सभी लोग जो उसमें नामजद हैं, उनकी तारीखों पे हाजिरी माफी भी लग रही है, वो न्यायालय के सामने चार्जशीट हो चुके हैं। यहां ऐसा कोई आरोप नहीं है कि किसी गवाह को भड़का दिया, बहला दिया, फुसला दिया या ट्रायल को अवज्ञा कर रहे हैं, न्यायालय के समक्ष नहीं जा रहे, वकीलों के जरिए वो न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के लोगों में, चाहे वो कांग्रेस के उच्च पदस्थ लोग हों, उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं हो। सभी पॉलिटिकल लाइफ में मुकदमे होते हैं, सार्वजनिक जीवन में मुकदमे होना लाजमी है। लक्ष्मीकांत जी के भी खिलाफ होंगे, इनके भी खिलाफ होंगे, और उसमें एक बार जब पॉलिटिकल सोशल लाइफ में व्यक्ति आता है तो वो अपने वकील को, जो अपनी या तो उस पार्टी से होता है या उस विचारधारा का होता है, उस वकील को अपना मुकदमा संभला के वो निश्चित हो जाता है कि अब मेरा केस का मुकदमे का ध्यान अधिवक्ता रखेंगे। यदि अधिवक्ता के एंड से, अब चूंकि हो सकता है कि रोज रोज अब वो मुख्यमंत्री बन गए तो अधिवक्ता उनको रोज कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हो, रोज बातचीत नहीं हो पाती हो, और चीजों को अगर कम्युनिकेट किया भी हो तो हो सकता है उन तक नहीं पहुंची हो, बीच में कोई ब्यूरोक्रेटिक अड़चन आ गई हो या उनकी व्यस्तताएं आ गई हो। तो देखिए कई एंगल पे चूक हो सकती है। केवल इसलिए कह देना कि एक संवैधानिक पद पर एक व्यक्ति बैठा है जो आज हिंदुस्तान में नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए, पीछे से आप इंतजार करते रहे, ये तो आज तो पता नहीं था इन वकील महोदय को, या ये जो भी व्यक्ति है, मैं नहीं जानता ये चौधरी साहब कौन है, लक्ष्मीकांत जी कह रहे हैं ये एक अधिवक्ता है, पार्टी से जुड़े हुए एक विषय से, ये व्यक्ति जो इतने दिन से इंतजार में थे, क्या वो उस वक्त आपत्ति दर्ज नहीं कर सकते? देखिए मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, जा रहे हैं, इनकी ये शर्त है
ये एक फेयर पॉलिटिक्स होती और कि ये मुख्यमंत्री टाइमिंग- जा रहे होते। टाइमिंग इसी पे आप टाइमिंग सिर्फ को टाइम सवाल करते उठा- रहे कि आप न्यायालय को मोहरा बनाएंगे। मेरी आपत्ति इस बात पर है, मेरी आपत्ति इस बात पर है कि आप उस न्यायालय को राजनीति के बीच में घसीट रहे हैं और उस न्यायाधीश के ऊपर इस पूरी मीडिया ट्रायल के माध्यम से आप एक दबाव बना देना चाहते हैं कि वो आपकी एप्लीकेशन पे जो किसी अनकनेक्टेड पर्सन ने लगा दी, जिसका मुकदमे से कोई लेना देना नहीं, यदि वो टीवी अखबार के माध्यम से देख रहा हो तो वो न्यायपालिका दबाव में आ जाए कि अरे मुख्यमंत्री बिल्कुल है। आपने अहम पॉइंट्स दिए अभिनव जी, लेकिन आपने एक बात भी कही और ठीक है, हुई है त्रुटि हुई है, ऐसा हो जाता तो शायद ये मुद्दा ही नहीं बनता। लेकिन क्या ये इतनी बड़ी घटना हो गई, इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि अब ये मुद्दा एकदम हाईलाइट होगा, इसी मुद्दे पर ही बात होगी, इसके अलावा बाकी सब सब चीजें छोटी हो गई? ये सारी चीजें छोटी नहीं हुई। मैंने कल भी मुझसे किसी पत्रकार महोदय ने पूछा था कि भैया इसका क्या परिणाम हो सकता है, मैंने उनको भी ये स्पष्ट रूप से कहा था, आप न्यायालय के समक्ष जब ये प्रार्थना पत्र जाएगा तो क्या होगा, न्यायालय को सारी वस्तुस्थिति देखनी पड़ेगी। न्यायालय के समक्ष सिर्फ एक प्रश्न है कि क्या अभियुक्त फ्लाइट रिस्क है, वो भाग जाएगा। उस वक्त न्यायालय को ऐसा लगा ये एक साधारण व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, लोकल पॉलिटिशियन हैं, काम कर रहे हैं, क्या पता कहीं निकल जाए। न्यायालय ने शर्त लगाई या भारत की सीमा छोड़ के मत जाइएगा, हमें बता दीजिएगा, अगर कहीं जाना हो तो अनुमति लेकर के चले जाइएगा। न्यायालय ने पासपोर्ट जमा कराने को नहीं कहा, पासपोर्ट उन्हीं के पास छोड़ा कि उनको यह विश्वास था कि पॉलिटिकल लाइफ के लोग हैं, भागेंगे नहीं। लेकिन यदि न्यायालय को ऐसा लगता है कि कोई आरोपी या अभियुक्त ऐसा हो जो न्यायालय की सीमा से जर्द से बाहर चला जाएगा और जिसको कभी ट्रायल के लिए नहीं लाया जा सकेगा और न्याय नहीं हो सकेगा, वहां न्यायालय पासपोर्ट भी जमा कराते हैं, ये निर्भर इस शर्त बात पर भी लगाते तो हैं। करता है कि आरोप क्या है, और किस आरोप मामले क्या में है, है। उससे बड़ी एक चीज और देखिए, यहां पर एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति है जिसकी व्यस्तताओं की वजह से या परिस्थितिवश ऐसी एक त्रुटि घटी जो निश्चित तौर पर नहीं होनी चाहिए थी, सुधारात्मक है, ठीक की जा सकती थी, लेकिन चेताने वाले व्यक्तियों की हो सकता है उस वक्त कमी रही हो, कम्युनिकेशन का गैप रहा हो, वो वस्तुस्थिति मुख्यमंत्री आने के बाद स्पष्ट करेंगे। क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। लक्ष्मीकांत जी, राजेंद्र, एक कमेंट जरूर। मैं जो बोलना चाह रहा था उसकी आधी बात उन्होंने बोल दी है। ये जो राजेंद्र जी यहाँ पर बोल रहे हैं और जो कांग्रेस पार्टी बोल रही है, मैं केवल उसी पे बोल रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं कि एक सामान्य सी बात थी जिसको बता देते तो कुछ नहीं होता, तो आप ये बता दीजिए कि जो बात आज आप कर रहे हैं, जो नेता प्रतिपक्ष श्री करामजूली जो आज बयान जारी कर रहे हैं, जब मुख्यमंत्री का टाइम शेड्यूल अखबार में आया, जब मुख्यमंत्री विदेश जाएंगे ये अखबार में आया, तब फोन करके कह देते नेता प्रतिपक्ष कि आपके पास ये जानकारी नहीं है, आप इसको दुरुस्त कर लीजिए। आपको राजनीति करनी थी, इसलिए इसका इंतजार किया गया कि मुख्यमंत्री विदेश जाए और पीछे से एक अपने वकील को खड़ा करके कोर्ट में इस मामले को उठाया जाए। सवाल मंशा का है श्वेता, मंशा आपकी राइजिंग राजस्थान को रोकना है, मंशा आपकी जो आपसे 13 साल पहले जो घटना हुई उस घटना में जो वकील कांग्रेस ने इंटेंशनली खड़ा किया, कांग्रेस ने खड़ा किया। मैं वकील को व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी में जब छात्र नेता हुआ करते तब वो कांग्रेस पार्टी के छात्र नेता थे, मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और आपके चैनल पे सार्वजनिक रूप से बोल रहा हूं, इसलिए कह रहा हूं कि सब कुछ किया धरा कांग्रेस पार्टी का है और कांग्रेस पार्टी ने जानबूझकर ये सब नौटंकियां खड़ी की है ताकि राजस्थान के निवेश को रोका जाए। और जो 13 साल पहले नरसंहार करने की योजना थी और जिसमें सफल नहीं हो पाए, जिनका पीड़ा थी, आज उसको जिसको रोकने का काम भजन लाल शर्मा जी ने किया, आज उनके ऊपर अंगुली उठाई जाए। ये केवल कांग्रेस पार्टी की सोची समझी रणनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। राजेंद्र जी, अगर इस तरह से बात की जाए 14 साल पहले ये हुआ तो फिर 14 साल पहले सरकार उस वक्त किसकी थी, ये दंगे क्यों हुए, फिर तो इस पर भी मुद्दा हो जाए, ये भी सवाल हो जाए, उस पर भी क्यों नहीं सरकार ने कुछ बेहतर स्टैंड किया। ये सब मुद्दे उठाना या उखाड़ना ये वक्त के साथ क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए श्वेता जी, हम तो सिर्फ यही कह रहे हैं ना कि आप अपनी त्रुटि को मान लीजिए, त्रुटि आपने की और सवाल हमसे पूछ रहे हो। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति बन गई। आप बता दीजिए ना, आज अगर ये मुद्दा नहीं होता तो हम सामान्य बात होती, हम सामान्य तरीके से आप बोल रहे हैं, आपके पार्ट में गलती हुई, आप मान लीजिए, कोर्ट ने आपको दिया ना नोटिस, आपको 24 तारीख को सुनवाई है, बता दीजिए, लेकिन आपके पार्ट में गलती हुई है, गलती मानिए और आगे से ध्यान रखिए। ठीक है, कांग्रेस का और कोई स्टैंड इस पर नहीं है। नहीं स्टैंड क्या, मैं कह रहा हूं ना, आज देखिए ये एक सामान्य प्रक्रिया है और ये देखिए कानून के जानकार लोग हैं जो संविधान की रक्षा के लिए पदों पे बैठे हैं, शपथ लेते हैं। अगर वो इस तरीके की छोटी छोटी त्रुटियां या गलतियां करेंगे ना तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जनता के बीच में गलत संदेश जाएगा और वो संदेश नहीं जाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक पदों पे बैठे लोगों को दुनिया फॉलो करती है, लोग फॉलो करते हैं। जनता के मैसेज गलत जा रहा है।
जनता में मैसेज तो इस बात का है आप फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हो, लक्ष्मीकांत जी सिर्फ फ्रस्ट्रेशन में बोल रहे हैं, अदरवाइज इनके पास कोई आधार नहीं है, कोई नैतिकता नहीं है, नैतिक आधार है ही नहीं, फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ भी इनके पास फ्रस्ट्रेशन के अलावा कुछ नहीं है, खिसियानी मिली आपसे गलती हुई है, आप गलती कर रहे हैं और दोबारा बोल के भी आप उस गलती को पुख्ता साबित कर रहे हैं। हमने कह दिया आपसे गलती हुई, आपके मुख्यमंत्री से गलती हुई और आप सवाल से पूछा जाना चाहिए, कोर्ट ने उनको नोटिस दिया है, 24 तारीख को सुनवाई। चलिए, क्योंकि वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया राजेंद्र जी, लक्ष्मीकांत जी, अभिनव जी, बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, मुद्दा कोई भी होगा उस पर बात भी होगी, आप उसके पक्ष में हो, आप उसके विपक्ष में हो, आपको वो बात सही लगे या गलत लगे, चर्चा और डिबेट इसलिए होती है कि आप अपनी बात यहां पर रख सके। लेकिन जब सवाल जनता के को लेकर उठेगा, जब सवाल विकास, राजस्थान के विकास को लेकर होगा, जब प्रदेश के मुखिया पर सवाल होगा, तो उस पर बात भी होगी। और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से इस मुद्दे को बनाया जा रहा है, अगर त्रुटि हुई है, जैसा कि अभिनव जी भी कह रहे हैं, त्रुटि हुई है, ठीक है, उसे माना जाए और उसके बाद आगे क्या होना है, ठीक है, 24 सितंबर को भी आ जाएगा सामने क्या होना है, सब अपना पक्ष रख सकते हैं, गलती मान सकते हैं, गलती नहीं भी मान सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि आप अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर उसे बड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत सारी बड़ी बड़ी चीजें हैं जिस पर फोकस करना जरूरी है, उसके सिर्फ सरकार को भी फोकस करना जरूरी है। और जब प्रदेश के मुखिया को लेकर आप इस तरह की बातें करेंगे, ऐसा लग रहा है कि कोई दोषी हो, कोई फरार होने की तैयारी में हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। नियम के तहत जो चीजें होनी चाहिए वो हो रही है। प्रदेश के मुखिया संवैधानिक पद पर हैं, विदेश गए हैं, क्यों गए हैं, कब गए हैं, कब जाने वाले, ये सब भी पता था, कब आने वाले ये भी पता है, सब कुछ जब पता है। और ऐसे में टाइमिंग को लेकर जब आप इस मुद्दे को बनाएंगे, जब आप कोर्ट में जाएंगे, तो सवाल आप पर भी उठेगा। अब इसके बाद आप अगर हम पे सवाल उठाना चाहते हो तो आप बिल्कुल उठाइए, आप अगर सरकार पर उठाना चाहते, किसी पर भी उठाना चाहते, बिल्कुल उठाइए, आप उसके लिए आजाद है, स्वतंत्र है। लेकिन अब यह देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है, और अगर त्रुटि हुई भी है तो सुधर जाएगी। कोई इतनी बड़ी घटना नहीं हो गई जिसके लिए उसे मुद्दा बनाया जाए, क्योंकि राजस्थान में मुद्दा बनाने के लिए बहुत चीजें हैं। अगर उस पर फोकस सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों करे तो ज्यादा बेहतर होगा, बजाय कि इस मुद्दे के। हालांकि इंतजार जरूर है, जिस वजह से मुख्यमंत्री गए हैं विदेश, वो आए और कोई अच्छी खबर ही लेकर आए। चलिए, इसी के साथ बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कांग्रेस के षड्यंत्र के कारण गोपालगढ़ में एक दंगा हुआ। षड्यंत्रकारियों ने जाकर के वहां के लोगों में जहर भरा था। और माननीय भजनलाल शर्मा जी हिम्मत दिखा करके पूरे समय वहां सके। इन्होंने कहा कि ये कांग्रेसी लोग उनसे मिल गए हैं जिन्होंने ये कहा था कि चीन से मिलकर के हम धारा 370 वापस कश्मीर में लगवाएंगे।